नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। जनसंघ के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें याद करते हुए लिखा कि प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता एवं अंत्योदय के शिल्पकार परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र सेवा एवं गरीबों के कल्याणार्थ आपके अमूल्य विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बाड़दा विधायक नैना चौटाला चरखी दादरी पहुंचे। इस दौरान करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर और किसान संगठनों द्वारा विरोध की आशंका के मद्देनजर पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद वे जिले के सभी विभागीय अधिकारियों से रूबरू हुए और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान सभी विभागों में पिछले 2 वर्षों में पूरे हुए और वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों के बारे में उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। साथ ही उन्होंने हिजाब विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल रोजाना नई तकनीकी के साथ आते हैं, नई नौटंकी करते हैं। साथ ही विज ने गुरुग्राम में बिल्डिंग की छत गिरने से हुए हादसे पर बयान देते हुए जानकारी दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हुड्डा साहब हमेशा से झूठ की राजनीति करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 272 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 82 हम विड्रा कर चुके हैं। 82 मामले ही रेलवे और जीटी रोड से संबंधित थे, जिसकी इजाजत के लिए हमने केंद्र को भेजा था। केंद्र से उसकी हमें इजाजत मिल गई है और हम पहला प्रदेश हैं जिसको ये इजाजत मिली है। और अब उन केसेस को भी हम विड्रा करने जा रहे हैं। कुछ केसेस में हाई कोर्ट का स्टे है, कुछ में चालान पुटअप हो चुका हुआ है, वो प्रक्रिया का मामला है, उसको भी हम कर रहे हैं। अगर हमने कहा है हम केस वापस करेंगे तो हम करेंगे। हम जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। अब देखिए, किसी के व्यक्तिगत क्या विचार हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। अब केजरीवाल जी नित नई नौटंकी करते हैं। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार से हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। एक भी समस्या का वो वहां पर समाधान नहीं कर सके। हाँ, अच्छे एडवर्टाइजर जरूर हैं कि वो काम करें ना करें, लेकिन प्रचार खूब करते हैं। उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 डीएसपी को लगाया गया है मामले की छानबीन करने के लिए। जो भी दोषी होगा उसमें किसी को बख्शा नहीं।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने समालखा के ब्लूजेट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न रोजगार परक योजनाएं चला रही है। हर परिवार के उत्थान के लिए सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने के मामले पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई स्टे को लेकर हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा और स्टे हटा दिया जाएगा। शायद के चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए। नहीं डिक्लेयर तो नहीं हुए जी, कारण क्या है? वो कारण तो आप कोर्ट में चले हुए हैं। कोर्ट तो सरकार के हाथ में है जी, राज्य कोर्ट तो सर मंत्री जी देखिए, हमारे जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनसे बैठ करके सलाह मशवरा की है कि कौन 17 वार्डों में कौन किस किस को कहाँ से किसकी वोट कितनी है, किसको किसको कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, इस प्रकार की अपनी तैयारियों का जायजा लिया है। और हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनकी जिम्मेवारी लगाई है पदाधिकारियों की, जो 7 दिन के अंदर अंदर इस प्रकार की रिपोर्ट में समालखा के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किस समाज की कितनी वोट है और कौन वहाँ इफेक्टिव है, तो इस प्रकार की तैयारी करके हमारे नेताओं का सौंपने का वो रिपोर्ट काम करेंगे और जो नेताओं का दिशा निर्देश होगा उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। मंत्री जी, ये जो है, लेकिन अगर शहर में जेजेपी का कैडर कितना मजबूत है और इसको आप क्या सोचते हैं? मैं आपको हमारे जो संगठन सचिव राजेंद्र विधान जी उन्होंने बताया, दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवियों को 75% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है, जहां पर उन्होंने चुनौती दी है। इस मामले में आज की सुनवाई को सोमवार तक टाल दिया गया है। हरियाणा सरकार ने स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 15 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया था। इसकी अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी गई थी। ये कानून 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई थी। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहने की भी बात कही गई थी। साथ ही ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया था। अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। बीती शाम दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बिल्डिंग का हिस्सा धंसने के बाद मलबे में फंसे इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर अरुण कुमार श्रीवास्तव को अब जाकर पूरे 16 घंटे के बाद जिंदा निकाला गया है। कल से उनके पैर का निचला हिस्सा मलबे में फंसा हुआ था। इसके बाद अरुण कुमार श्रीवास्तव को तमाम मेडिकल सुविधा दी गई और एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। अब टीमें पहली मंजिल पर मलबे में फंसी महिला को निकालने में लगी हैं। इस हादसे की जांच अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई है। सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि बिल्डर ने कई खामियां की थी, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि इस घटना के बाद मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में हुए इस हादसे को लेकर प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और सीएम ने खुद बचाव अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है। सर वो जो फंसे हुए थे वो निकाल के ले गए हैं ओमैक्स हॉस्पिटल होंडा सिटी सेंटर के सामने। कितने लोग और हैं अंदर? अब पीछे जाम लग रहा है थोड़ा सा। कितने लोग? अब सर अब तो अंदर देखने के बाद पता चलेगा। साइड में करवा लो। टिकाऊ ना हो, उससे कराई जाए जो टिकाऊ ना हो। आज 14 घंटे हो गए हैं। हमारे CIL यानी कि हमारी कंपनी की तरफ से ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई सीनियर मैनेजमेंट है, ना कोई हेल्प है। NDRF की टीम को भी रेसिडेंट्स ने हेल्प करा है। चिंतल्स की तरफ से एक व्यक्ति भी हमारी हेल्प करने नहीं आया। रजिस्ट्री सबकी हो गई है और ये 3 साल से प्रॉब्लम है। ये सारे लोगों को दिक्कत है और सारे लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे CIL के कॉर्पोरेट्स हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और हम सबको जस्टिस मिले। जिनके घर टूटे उनको। किसान आंदोलन के दौरान रेवाड़ी से सटे राजस्थान के अजरका रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेल ट्रैक को बाधित कर दिया, जिसके बाद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
किसानों को एक बार फिर नोटिस भेजा गया, जिसका स्पष्टीकरण उन्हें अलवर में जाकर देना होगा। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चढ़ूनी किसान संगठन के जिलाध्यक्ष समय सिंह और महासचिव कुलदीप यादव ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार लिखित में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कह चुकी है, तो अब ये नोटिस क्यों? उन्होंने किसान बुजुर्गों की पेंशन कटने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संयुक्त मोर्चा के टूटने की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि संयुक्त मोर्चा टूटा नहीं, उसे अगले आंदोलन तक सिर्फ स्थगित किया गया है। दिल्ली संयुक्त मोर्चा के नेताओं से कहे थे कि समस्त और सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। इसके बावजूद भी जो हमारे साथियों के नोटिस आए हैं, इससे हमें बड़ा दुख हुआ है और इसके ऊपर एक और रेवाड़ी में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी विषय के मैं आज हम बात करेंगे। अब मैं जीआरपी रेलवे थाने में होकर आया हूँ, SHO नहीं मिले और हमें शका शुबो है कि इन्होंने जीआरपी वालों ने भी अब तक मुकदमे वापस नहीं लिए। तो एक लिखित में लेटर देने के बाद भी कि किसानों के ऊपर जो लगाए गए हैं केस, वो बिना किसी शर्त के वापस लिए जाएंगे। और अब ये जो रेलवे ट्रैक रोकने की वो थी, उस पर अब ये राजस्थान ने या हमारे बावल में जो हमारे किसान लोग गए थे अजर का, उन पे लगा के नियम कानून लगा के उनको नोटिस जारी किए और उनको दिया है तारीख। तो हम बताना चाहते हैं कि ये किसान के प्रति जो सरकार ने वादा किया था वो वादा खिलाफी है और किसान उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए पूरी तरह से भर्त्सना करता है। और अगर किसानों को उन नोटिसों के प्रति जहां भी जाना पड़ा तो हम अपनी बसें और अपने ट्रैक्टर। अंबाला में लोगों को देर रात नगर निगम और परिषद की तरफ से बकाये टैक्स का मैसेज आने पर जोरदार झटका लगा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सुबह निगम कार्यालय पहुंचे और लोगों का कहना है कि लाखों के बकाया का मैसेज मोबाइल पर मिलने के बाद वो पूरी रात नहीं सो सके। निगम कार्यालय में कोई भी हमारे सवालों का जवाब देने को राजी नहीं है। वहीं निगम अधिकारी का कहना है कि जिसको भी अपने बकाये टैक्स में त्रुटि लगती है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ये जैसे जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह जो पेंडिंग है उसके लिए मैसेज है। अभी सभी के पास तकरीबन जो भी अम्बाला के लगभग मैक्सिमम 99% लोगों के पास ये मैसेज आए हैं, जो कि लोग परेशान हो गए हैं और रात से वो सो नहीं पा रहे, क्योंकि किसी का 3 लाख रुपए बकाया निकाल दिया, किसी का 4 लाख रुपए बकाया निकाल दिया और लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ धक्के खा रहे हैं। किस तरह लोगों को क्या जो ऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां, सभी को मैसेज आए हैं। एक्चुअल बात ऐसा है, डॉक्टर ऑफिस ने मैसेज तो जारी कर दिए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना टैक्स जमा करा रखा है। अब मान लीजिए 2010 से लेके अब तक मैंने टैक्स जमा करा रखा है और मुझे 2010 से अब तक का सारा टोटल टैक्स लगा के फिर वापस भेज दिया गया। लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो मैसेज आ रहे हैं लोगों के फ़ोन पे, ये लोगों के ड्यूज़ जो एरियर्स बकाया हैं उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये उनके बारे में है। इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी? ये जो प्रॉपर्टी आईडीज़ उनकी है वो आईडी लिखा हुआ है और उसके अंदर जो ड्यूज़ हैं जो लिखे हुए हैं जितने भी हैं, उसमें हाउस टैक्स है, सॉलिड वेस्ट के चार्जेज़ हैं, डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, नक्शे के चार्जेज़ हैं और सीवर पानी के भी हैं। अगर वो हमारे पास नहीं है तो अम्बाला में वो नहीं है, तो ये टोटल प्रॉपर्टी के ड्यूज हैं नक्शे से मिला के। और यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। कोरोना के कारण सभी तरह के व्यापार धंधे प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित सिनेमा उद्योग हुआ है। कोरोना में आने वाली गाइडलाइन में सबसे पहले सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को ही बंद करने के आदेश दिए जाते रहे हैं। इसी के चलते ये उद्योग अब घाटे का सौदा साबित होने लगा है। बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में स्थित सिनेमा घरों में
कई तरह के टैक्स हैं। ये केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न टैक्स सिनेमा मालिकों और मल्टीप्लेक्स मालिकों को देने होते हैं। वहीं नगर निगम द्वारा भी विभिन्न टैक्स लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर डिंपल सिनेमा के मालिक दिनेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना का सबसे अधिक असर सिनेमा पर पड़ा है। अब 15 लोग भी पिक्चर देखने नहीं आते, जबकि खर्चे उतने ही हैं। लेकिन बिजली के चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाफ और अन्य टैक्स फिक्स हैं, उतना भुगतान करना ही होता है। इसी के चलते ये उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एक शो में 10 से लेके 20 आदमी आ भी गए तो क्या बनता है? अच्छी पिक्चर आएगी 50 आदमी आ जाएंगे। 10-15% की ऑक्यूपेंसी चल रही है कोरोना की वजह से, जो कि सिनेमा खर्चे बर्दाश्त करने में असमर्थ है। तो ऐसे कुछ हम तो कहें जी बिल्कुल ही एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, उसमें रिडक्शन हो और कंप्लीट जो है सरचार्जेस, जो फिक्स चार्जेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए, माफ़ होने चाहिए। कमेटी के ऊपर इतने टैक्सेस लगा रखे हैं, शो टैक्स लगा रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, उसके बाद कोई बिजली का बिल जमा करो उसमें म्यूनसिपल कमेटी के लगा रखे हैं, फायर टैक्स लगा रखे हैं। कितने टैक्स हैं, हम कहाँ से दें? हमारे जैसे स्टेशन पे बी क्लास स्टेशन पे 1 लाख रुपया महीने के करीब पड़ रहा है, कहाँ से देगा? 1 लाख रुपए का खर्चा हम अपना नहीं निकाल सकते, कहाँ से दे देंगे प्रॉपर्टी टैक्स? ये डिंपल सिनेप्लेक्स यमुनानगर जगाधरी है। सर कोरोना के बाद बिजनेस करने में बहुत मुश्किलें हैं। सर हमारे मेंटेनेंस चार्जेस सेम है, सिक्योरिटी चार्जेस वही हमारे को पड़ रहे हैं, हमारे को क्लीनिंग के खर्चे वही हैं, पर जो पब्लिक आ रही है बहुत कम आ रही है, जिस हिसाब से आनी चाहिए नहीं आ रही। खर्चे दोगुने होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद सर कस्टमर का इस तरफ रुझान बहुत कम है, बहुत कम कस्टमर। कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान में जिला रेवाड़ी ने 15 से 17 आयु वर्ग में प्रभावी रूप से आहुति डालते हुए प्रदेश का अग्रणी जिला बनने का गौरव हासिल किया है। 15 से 17 आयु वर्ग में 82% किशोर को प्रथम डोज लगाते हुए निरंतर वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। रेवाड़ी जिला प्रशासन ने किशोर वर्ग के स्वास्थ्य को लेकर सजगता अपनाई है और यही कारण है कि रेवाड़ी अग्रणी राज्य बन गया है। क्या कहेंगे, आज पहली डोज लगी आपने? बहुत अच्छा लगा, पहली डोज लगी। अब हमें कोरोना से धीरे धीरे सुरक्षा मिल जाएगी। जैसे दूसरी डोज लगेगी उससे हमें कोरोना, और मैं एक खुद बायो की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि इसकी कितनी अहमियत है यहाँ पे। और फिर भी जो लोग नहीं लगवा रहे उन्हें यही कहूँगी कि आके लगवाएं और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें। तो अब आप कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित थोड़ा बहुत, पर लेकिन जब तक दूसरी डोज नहीं लग जाती तब तक पूरी सुरक्षा थोड़ी ना मिलेगी। तो सरकार का तो ये अच्छा कदम है, पर लोगों को भी इसके साथ साथ जागरूक होना चाहिए, उन्हें भी आके लगवानी चाहिए ये वैक्सीन। क्या कहेंगे, आज पहली डोज लगवाई आपने? आज मुझे पहली डोज लगवा के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पढ़ाई में हमारी बाधित हो रही थी, लेकिन आज हम सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हम घर से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं और अब हमारी पढ़ाई में भी कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई किसी भी तरह का कोई अलग हमें फील नहीं हो रहा। वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो भी लगवाएं। जिला रेवाड़ी में हमारे पास 52,300 बच्चों का टारगेट है, जो कि 15 से 18 वर्ष की आयु के हैं, जिसमें हमारी जो प्रथम डोज है बच्चों की वो हमारे पूरे ज़िले ने अपने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी के सहयोग से हम 83% अचीव कर चुके हैं। और उसमें जो सेकंड डोज लगनी थी वो कि 3 तारीख के बाद शुरू होगी, उसमें भी हम 18% कर चुके हैं। तो हम उम्मीद हैं आगे इस महीने जो पहली डोज है बच्चों की वो 100% कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर, और दूसरी डोज है वो भी इस महीने के अंदर पूरी कर पाएँ। इसके लिए हमने जैसे टीमें हमारी जो जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अर्बन भी हो या रूरल हो, तो सभी के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं तो इनको एजुकेशन में डीओ के माध्यम से, प्राइवेट स्कूल इनके माध्यम से, तो शुरू में जब स्कूल बंद थे तो हमने आशा आंगनवाड़ी को, जो कि 1000 की आबादी होती है, इनके माध्यम से सभी को घर से बच्चों को बुला के वहाँ पे केंद्रों पे टीके लगाए। और क्योंकि स्कूल अब खुल गए हमारे, तो खुलने के बाद हम स्कूलों में भी हमने प्लान बनाया हुआ है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको टारगेट को बचे हुए कवर कर देंगे।
से 18 वर्ष की जो वैक्सीनेशन है उसमें रेवाड़ी ज़िले ने अभूतपूर्व कार्य किया है और हमारा 82% से अधिक इस किशोरों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं, हमारे सिविल सर्जन को और हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को और सभी हमारी टीम को जो वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने पहले भी फर्स्ट डोज सेकंड डोज में बहुत अच्छा काम किया और जो 15 से 18 वर्ष के किशोर हैं उसके लिए भी उन्होंने राज्य में अभी तक सबसे अच्छा काम किया रेवाड़ी ज़िले में। तो मैं इस अवसर पे उनको बधाई देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि इस प्रकार की जितनी भी हमारी हेल्थ स्कीम्स हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या किसी और प्रकार की योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग की, उसमें भी वो इसी प्रकार से। यमुना लगातार दूषित होती जा रही है। सीवरेज और गंदे नालों का पानी यमुना और पश्चिमी यमुना नहर में गिराया जा रहा। इसी को लेकर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने यमुनानगर में अधिकारियों की बैठक ली और आदेश दिए कि यमुना में बिना शुद्ध किए सीवरेज का पानी और जहरीला पानी डालना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज यमुनानगर ज़िले में हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल जो बॉडी है उसके चेयरमैन आ रखे थे। उन्होंने जो है एनजीटी में जो हमारे मामले चल रहे ज़िले से पोल्यूशन संबंधित जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में आज उनकी विज़िट थी। उन्होंने जो है 4-5 जगह विज़िट की, फैक्ट्रियाँ विज़िट की, एसटीपी प्लांट जो थे वो देखे और यमुना में जो पोल्यूशन का कारण है उसको समझने का प्रयास किया है। हमारी एक मीटिंग भी हुई संदर्भ में जिसमें चेयरमैन महोदय ने इस जो यमुना से संबंधित पोल्यूशन के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं, जिन पे सभी विभागों को एक तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। सर, क्या निर्देश दिए हैं? इसमें जी कई पॉइंट्स हैं, जैसे जो एसटीपी प्लांट्स लाने का एसओपी क्या होना चाहिए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में उन्होंने निर्देश दिए। उसके अलावा जो है यमुना में अगर कोई डायरेक्ट डिस्चार्ज हो रहा है उसको टैप करने के जो पॉइंट्स अभी सामने आए हैं उनको टैप करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। आगे जो है यमुनानगर ज़िले में एसटीपीस और बनाने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है इस बारे में मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ ही साथ जो पब्लिक हेल्थ या नगर निगम के जो सीवरेज संबंधित कार्य हैं उनको जल्दी पूरा करने के। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।